नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं डीएसएसबी टीजीटी हिंदी फीमेल की जो परीक्षा 5 सितंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुई थी, उसके 25 प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये वीडियो टीजीटी हिंदी फीमेल्स 5 सितंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने इसके 25 प्रश्न बनाए हैं। आज हम देखेंगे प्रश्न 26 से प्रश्न 50 तक। प्रश्न 26, वह स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वह क्या कहलाते हैं? वह स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वह क्या कहलाते हैं? 1 वर्ण ध्वनि, 2 व्यंजन ध्वनि, 3 संधि स्वर, 4 विसर्ग ध्वनि। इसका विकल्प 3 सही है, संधि स्वर। 2 हरस स्वरों के मेल को, 2 मूल हरस स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। 2 हरस स्वर जब मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो वही संधि स्वर कहलाते हैं। जैसे आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 27, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? सन 1832, सन 1812, सन 1824, सन 1800। इसका विकल्प 4 सही है, सन 1800। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई सन 1800 में हुई थी। कब हुई थी? 10 जुलाई सन 1800 में। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 28, देवनागरी अंक कितने होते हैं? 1 15, 2 13, 3 10, 4 11। इसका विकल्प 3 सही है, 10। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 29, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 1 13, 2 16, 3 15, 4 11। इसका विकल्प 4 सही है, 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ये 11 कौन कौन से स्वर हैं? आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। यही 11 स्वर हैं आपकी हिंदी वर्णमाला में। कोई भी 12वां या 13वां स्वर नहीं है। कुछ गाइड वगैरह में स्वरों की संख्या 13 दी रहती है, तो वो गलत होता है, क्योंकि वो लोग अयोगवा, अंग और आहा को भी उसमें शामिल कर लेते हैं। तो स्वरों की संख्या 11 है। मित्रों, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। ये डीएसएसबी टीजीटी हिंदी के जो मैं पेपर डाल रही हूँ उसमें मुझे वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है आप लोगों को जो मिलना चाहिए। व्यूज भी कम आ रहे हैं। और आप लोगों से मैं बार बार कहती हूँ, आप लोग कमेंट्स कीजिए कि आपको कैसे वीडियो चाहिए, कि प्रश्नों को एक्सप्लेन किया जाए या केवल प्रश्न के उत्तर बता दिए जाए। तो ये देखिए थोड़ा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट्स कीजिए कि आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 30, प्रश्न 30, विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि हैं? 1 अपभ्रंश भाषा, 2 मैथिली भाषा, 3 ब्रज भाषा, 4 अवधी भाषा। इसका विकल्प 2 सही है, मैथिली भाषा। ये मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है, इनकी प्रसिद्ध जो भाषा थी वो मैथिली थी, इसीलिए इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है इनको? विद्यापति जी को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। क्या नाम है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 31, प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी कब बनी? प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी कब बनी? 1 10वीं शताब्दी, 2 9वीं शताब्दी, 3 12वीं शताब्दी,
4 8वीं शताब्दी, इसका विकल्प 3 सही है, 12वीं शताब्दी। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 32, आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? 1 ओष्ठ, 2 ताल, 3 मूर्धा, 4 कंठ। इसका विकल्प 4 सही है, कंठ। आ का उच्चारण स्थान कंठ है। ताल किसका उच्चारण स्थान है? ई का उच्चारण स्थान तालु है। ओष्ठ किसका उच्चारण स्थान है? ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। ये मूर्धा किसका उच्चारण स्थान है? ये री स्वर का उच्चारण स्थान किसका? री का। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 33, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ये यहाँ पर चंद बिंदु रहेगी मित्रों, ये टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है। 1 3, 2 4, 3 5, 4 10। इसका विकल्प 3 सही है, 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इस प्रकार से 5 उपभाषाएं हैं। और यदि आपसे बोलियां पूछा जाए कितनी है तो क्या होगा आपको उत्तर? 18। यदि कभी 18 विकल्प में ना रहे बोलियों की संख्या तो आप 17 भी कर सकते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? नहीं है पूछा गया इसमें। 1 कन्नौजी, 2 बुंदेली, 3 बघेली, 4 ब्रज। इसका विकल्प 3 सही, बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यह पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियां हैं पूर्वी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां हैं? 5। कौन कौन सी? खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली और ब्रज। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 35, हिंदी के किस कवि ने मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखी हैं? ये कविताएं पर चंद्र बिंदु रहेगी, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। 1 नरेश मेहता, 2 नागार्जुन, 3 विपिन कुमार अग्रवाल, 4 धूमिल। इसका विकल्प 2 सही, नागार्जुन। नागार्जुन जो हैं ये मैथिली में यात्री के नाम से कविताएं करते थे। नागार्जुन जी का असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र। क्या था इनका असली नाम? वैद्यनाथ मिश्र। ये जन कवि के नाम से भी जाने जाते हैं और हिंदी साहित्य में ये बाबा नागार्जुन के नाम से जाने जाते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 36, किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है? 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 2 शमशेर बहादुर सिंह, 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, 4 मुंशी प्रेमचंद। इसका विकल्प 3 सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध कवि हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 37, अर्धनागरी किस लिपि से विकसित हुई है? 1 कुटिल लिपि, 2 ब्राह्मी लिपि, 3 देवनागरी लिपि, 4 ग्रुप लिपि। ग्रुप लिपि ये लिखा है, वैसे मुझे नहीं लगता ग्रुप कोई लिपि होती होगी, तो इसका विकल्प 1 सही है, कुटिल लिपि। अर्धनागरी लिपि कुटिल लिपि से विकसित हुई है। अगला प्रश्न। प्रश्न 38, कुटिल लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? 1 गुप्त लिपि, 2 देवनागरी लिपि, 3 ब्राह्मी लिपि, 4 कुटिल लिपि। इसका विकल्प 1 सही है, गुप्त लिपि। कुटिल लिपि का विकास गुप्त लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न।
प्रश्न 39, कबीर दास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? 1 साखी, 2 बीजक, 3 शब्द, 4 रामायणी। इसका विकल्प 2 सही बीजक। कबीर दास जी की रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से है। इसमें इनकी तीनों रचनाएं संग्रहित हैं। इन रचनाओं का नाम है साखी रामायणी शबद। क्या नाम है? साखी रामायणी शबद। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 40, निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है? 1 पा, 2 चा, 3 ता, 4 का। इसका विकल्प 3 सही है, ता। ता के उच्चारण में जो जीभ है वो दांतों का स्पर्श करती है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। पा के उच्चारण में क्या होगा? जीभ किसका स्पर्श करेगी? ओष्ठ का, इसलिए पा वर्ण ओष्ठय होता है। चा के उच्चारण में जीभ किसका स्पर्श करेगी? तालु का। जीभ से सटे हुए भाग को तालु कहते हैं। चौथा का, ये का वर्ग में आएगा। इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 41, निराकरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 1 नी, 2 निराक, 3 निर, 4 निरा। इसका विकल्प 3 सही, निर। निराकरण शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न। प्रश्न 42, शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? 1 व्यंजना शब्द शक्ति, 2 अभिधा शब्द शक्ति, 3 लक्षणा शब्द शक्ति, 4 प्रसाद शब्द शक्ति। इसका विकल्प 2 सही है, अभिधा शब्द शक्ति। अगला प्रश्न। प्रश्न 43, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 1 5, 2 4, 3 8, 4 6। इसका विकल्प 1 सही है, 5। इसका विकल्प 1 सही है, 5। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए मुख्य रूप से या मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 3। जो विद्वान संज्ञा के 3 भेद मानते हैं वो समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल करते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 44, आप शब्द किस सर्वनाम का बोध कराता है? 1 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 संबंधवाचक सर्वनाम, 4 निजवाचक सर्वनाम। इसका विकल्प 4 सही, निजवाचक सर्वनाम। आप शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। जहाँ पर स्वयं कार्य करने का बोध होता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है, अर्थात निजता का बोध होता है। आप शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी आता है, किसी को आदर देने के लिए। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 45, हर घर में है वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? 1 अपादान कारक, 2 संप्रदान कारक, 3 कर्ता कारक, 4 अधिकरण कारक। इसका विकल्प 4 सही है, अधिकरण कारक। मित्रों, अधिकरण कारक का परसर्ग या कारक चिन्ह होता है में और पर। इसके अतिरिक्त जहाँ किसी स्थान का बोध होता है वहाँ पर भी अधिकरण कारक होता है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। संप्रदान कारक कहाँ होता है? संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को और के लिए। जहाँ पर किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है या किसी को सदैव के लिए कोई वस्तु दे दी जाती है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है ने, और कहीं कहीं पर ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। क्रिया का प्रभाव जहाँ कर्ता पर पड़ता है वहाँ कर्ता कारक होता है। अपादान कारक कहाँ होता है?
जहाँ इसका चिन्ह से होता है, जहाँ कोई व्यक्ति वस्तु या प्राणी के अलग होने का बोध होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 46, अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति से शब्द का अर्थ लिया जाता है वो कौन सी शब्द शक्ति होती है? वो कौन सी शब्द शक्ति होती है? 1 अलंकार, 2 छंद, 3 व्यंजना, 4 रस। इसका विकल्प 3 सही है, व्यंजना। जहाँ अभिधा और लक्षणा किसी शब्द के अर्थ जो है वो व्यक्त नहीं कर पाती, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का सहारा लिया जाता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 47, गाय दूध देती है, वाक्य का प्रकार बताइए। 1 संयुक्त वाक्य, 2 सरल वाक्य, 3 निश्चित वाक्य, 4 मिश्र वाक्य। इसका विकल्प 2 सही है, सरल वाक्य। सरल वाक्य मित्रों वहाँ पर होता है जहाँ एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, अर्थात एक कर्ता एक क्रिया होती है और वाक्य बिल्कुल छोटा सा होता है, तो वहाँ पर सदैव सरल वाक्य होता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 48, विशेषण शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता है? 1 अवस्था, 2 कारक, 3 वचन, 4 लिंग। इसका विकल्प 2 सही है, कारक। विशेषण शब्द के पद परिचय में कारक की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ये अनिवार्य नहीं होता है। अवस्था, वचन, लिंग ये तीनों ही इसके अनिवार्य तत्व होते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 49, संहार शब्द का उपसर्ग बताइए। 1 सह, 2 सम, 3 सह, 4 सम। इसका विकल्प 4 सही है, सम। मित्रों जहाँ पर भी ऊपर अनुस्वार आ जाता है या एक बिंदी रहती है, जहाँ पर भी ऊपर एक बिंदी रहेगी अर्थात अनुस्वार रहेगा, वहाँ पर सदैव यही सम उपसर्ग आएगा और कोई भी दूसरा उपसर्ग नहीं आएगा, यही सम उपसर्ग आएगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 50 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है वो क्या कहलाती है? 1 पूर्वकालिक क्रिया, 2 नाम धातु क्रिया, 3 संयुक्त क्रिया, 4 क्रिया विशेषण। इसका विकल्प 2 सही है, नाम धातु क्रिया। जो धातु संज्ञा या विशेषण के योग से बनती है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ क्या है? हाथ एक संज्ञा है, तो हाथ से हथियाना। या विशेषण क्या हो गया? जैसे गर्म, तो गर्म से क्या हो गया? गरमाना। तो इस प्रकार से जो धातु संज्ञा या विशेषण के योग से बनती है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ पर कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़कर लिखने लगा, माने पहले उसने पढ़ा फिर लिखा। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ कार्य तो एक ही होता है लेकिन क्रियाएं 2 होती हैं, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा चलने लगा, तो एक क्रिया क्या हो गई? चलना, एक हो गई लगना। तो जहाँ 2 क्रियाएं एक साथ आती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया के मित्रों 11 भेद होते हैं, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। चौथा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। यदि किसी प्रश्न में कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तब भी कमेंट्स कीजिए। और आपको किस प्रकार से वीडियो चाहिए कि मतलब प्रश्नों को और अधिक एक्सप्लेन किया जाए या केवल उत्तर बता दिए जाएं, तो आप इस प्रकार से कमेंट ज़रूर कीजिए। आपसे जल्दी ही मिलेंगे।
DSSB TGT हिंदी के और अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।